आदाब नाजरीन, कुछ लम्हे फुर्सत के प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम है। लीजिए कुछ बहुत ही फुर्सत के पल आपके साथ बड़ी फुर्सत के साथ बिताने के लिए मैं आपकी दोस्त और होस्ट समरीन हाजिर हूँ। भाई, हम जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं अपने घर के कामों में। तभी तो हम ये चाहते हैं कि अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको थोड़ा इंटरटेन भी करें और साथ ही कुछ काम की बातें भी बताएं। तो चलिए, आज मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ कि अपने इस प्रोग्राम में हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। आपको याद है कि गुज़िश्ता दिनों हमने आपकी मुलाकात करवाई थी डाइटिशियन प्रियंका जी से, जिसमें कि खुशबू ने उनसे बहुत सारी बातें पूछी थी, बहुत सारी जानकारी हासिल की थी। लेकिन जनाब, कुछ बातें थीं जो अधूरी रह गई थी और उन अधूरी बातों को पूरा करने का वक्त आ गया है। आज हम जानेंगे प्रियंका जी से कुछ और अहम बातें, साथ ही बात होगी जायके की। तो चलिए अपने इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज करते हैं। तो प्रियंका जी, इस्तकबाल है आपका हमारे आज के प्रोग्राम में। कीटो डाइट के बारे में लोग इतना बोलते हैं कि अगर आप चार में से किसी भी तीन लोगों से पूछे तो बोलते हैं हाँ, हम कीटो डाइट प्लान को फॉलो करते। तो कीटो डाइट प्लान एक्चुअल में पहले तो है क्या, और अगर ये ऐसा क्या ये किसी के वेट लॉस या वेट गेन में हेल्प कर सकता है? एक्चुअली में कीटो डाइट होता है जहाँ पर हमें ज़्यादा फैट कंज्यूम करना होता है, प्रोटीन हम मॉडरेट खाते हैं और कार्ब्स बिल्कुल नहीं खाते हैं। जब हम इस तरीके का डाइट फॉलो करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ कीटोन्स बनने लगते हैं और जो बॉडी में ऑलरेडी फैट स्टोर है वो उसको मेल्ट करने लगता है। इट्स अ टेक्निकल प्रोसेस, बट आज से पहले ये टेक्निकल प्रोसेस सिर्फ कुछ मेडिकल कंडीशंस में यूज़ होता था, जैसे कि एपिलेप्सी। जिन लोगों को सीजर्स आते थे, डॉक्टर उनको कीटो डाइट रिकमेंड करता था, बट आजकल लोगों ने उसको वेट लॉस के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो हर चीज़ हर एक किसी के लिए नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि एक को कीटो डाइट फ़ायदा करे तो आपको भी करेगा। अगर कीटो डाइट का फ़ायदा है तो नुकसान भी उतना ही है, क्योंकि आप एक बारी में इतना ज़्यादा फैट खा रहे हो कि आपकी बॉडी में फैटी लीवर ईजिली जनरेट हो जाता है। तो वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए आप बैलेंस डाइट पे फोकस करो रादर दैन शॉर्टकट। और कीटो डाइट का एक और बहुत साइड इफेक्ट देखने को जो मिला है वो है सिस्ट फॉर्मेशन। आजकल बॉडी जितनी जल्दी फैट को रेगुलेट नहीं कर पाती, उसको स्टोर कर लेती है। जब वो स्टोर करती है तो छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। वो सिस्ट आपके लड़कियों के स्पेशली वो ओवरीज में जाके बनते हैं, यूट्रस में जाके बनते हैं, किडनीज में जाके बनते हैं, और वो मेडिकल इश्यूज में आगे चल के इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि वो सर्जरी करानी पड़ती है। सो ऐसी चीज़ फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको करना है तो आप नॉर्मल डाइट फॉलो करो। कीटो डाइट हर एक किसी को नहीं करना चाहिए। तो हमें कीटो किसी भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बने, हमें अपनी तरीके से सही खाना सही टाइम पे सही पोषण की तरह से लेना है। तो जब हम जैसे हम महिलाओं में भी देखते हैं, लेडीज़ में हम देखते हैं कि मेनोपॉज जो होता है, या तो वो अर्ली स्टेज पे आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है, और अगर आ भी जाता है टाइम से तो उसके बाद जो हेल्थ इश्यूज़ उन्हें फेस करने पड़ते हैं। तो उस वक्त पर मेनोपॉज के बाद या मेनोपॉज से पहले ऐसी कौन सी डाइट उन्हें प्लान फॉलो करना चाहिए कि वो इस हेल्थ इश्यूज से दूर रहे? देखिए, जिस चीज़ का हमें पता है कि आने वाली है, विच इज़ मेनोपॉज, उसकी प्रिपरेशन आपको पहले से करनी चाहिए। मतलब आप आज से अपना हेल्दी डाइट फॉलो करो ताकि मेनोपॉज के टाइम पर आपकी बॉडी की सफरिंग कम हो, आपको प्रॉब्लम्स कम फेस करने पड़े। क्योंकि जो भी लेडीज़ इस चीज़ को फेस कर रही होती हैं, सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, क्योंकि सबके हार्मोनल चेंजेस डिफरेंट होते हैं। तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे वो हम अभी एकदम से अगर बता भी देंगे तो आप प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। बट द सॉल्यूशन इज बैलेंस डाइट। आप हेल्दी खाइए, बैलेंस डाइट खाइए, और इसमें दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। एक तो आयरन और कैल्शियम, क्योंकि जिनकी लेडीज़ की मेनोपॉज होती है, बॉडी में से ये दो चीज़ें बहुत जल्दी डिप्लीट होना शुरू होती हैं। और दूसरी चीज़ प्रोटीन। जितनी भी लेडीज़ मेनोपॉज को फेस करती हैं उनका मसल लॉस बहुत जल्दी होता है। ऐसे मसल लॉस में आपका फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। जब फैट बढ़ता है तो आपका बॉडी वेट बढ़ जाता है, इसलिए आपको लगता है कि हमें वेट लॉस भी करना है। तो बैलेंस डाइट को फोकस करो, हाई प्रोटीन डाइट पे फोकस करो, और नेचुरल आयरन रिसोर्सेज, कैल्शियम रिसोर्सेज, इस पे फोकस करें। जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो ऑटोमेटिकली जो भी आपके सिम्टम्स हैं वो सप्रेस हो जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि नेचुरल फूड्स कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मोन्स को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि मेनोपॉज के बाद कुछ हार्मोन्स हमारी बॉडी में नहीं बनते, वो हमें आर्टिफिशियली इंड्यूस करने चाहिए। फॉर एग्जांपल सोयाबीन। सोयाबीन एक ऐसा एलिमेंट है जिससे नेचुरल हार्मोन्स बूस्ट होने में हेल्प मिलती है।
सो लेडीज़ को सोयाबीन ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए एट एनी एज। ज़रूरी नहीं कि मेनोपॉज की लेडीज़ को करना है, हर एज में अगर आप प्रॉपरली सोयाबीन को कंज्यूम कर रहे हो तो एक तो आपको प्रोटीन मिल रहा है, प्लस आपका हार्मोनल इम्बैलेंस थोड़ा सा कंट्रोल में आ रहा है। सो बैलेंस डाइट पे फोकस करें और प्रिपरेशन पहले से करो। तो जब हम मेन्यूपॉज की बात कर रहे हैं तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल सभी में देखी जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। तो उस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए, उससे बचे रहने के लिए कौन सी डाइट प्लान को फॉलो करना चाहिए पूरे दिन में? देखिए आजकल का लाइफस्टाइल जो हो गया है उसमें ज़्यादातर लोग बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, और अगर है भी तो आप पूरे दिन में 1 या 2 घंटे से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। तो जब आप प्रॉपरली सिटिंग जॉब कर रहे हो तो आपकी बॉडी में डाइजेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। प्लस हम बैलेंस डाइट नहीं लेते, हमारा मील्स में बहुत लंबा लंबा गैप होता है। हमने ब्रेकफास्ट स्किप किया, सीधा लंच किया, फिर बहुत लंबा गैप है, एंड दैट गैप इज़ कवर्ड विद सिर्फ चाय एंड कॉफ़ी। पूरा दिन आप अपना काम करते जाते हैं और चाय और कॉफ़ी कंज्यूम करते रहते हैं। वो चीज़ें आपके गैस्ट्रिक इश्यूज़ को बढ़ा देती हैं। तो सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट टाइम पे लो, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। दूसरी चीज़, चाय और कॉफ़ी अगर आप कंज्यूम भी कर रहे हो तो उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए। तीसरी चीज़, चाय और कॉफ़ी की वजह से शुगर का कंटेंट भी बढ़ता है, वो शुगर भी आपकी गैस को बढ़ा देती है, तो आपको वो चीज़ें वैसे भी अवॉइड करनी है। और इसके साथ साथ अगर आप छोटे छोटे मील्स लोगे ना, छोटे छोटे मील्स का मतलब हर 2-2.5 घंटे में आपको कुछ खाना चाहिए, अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो गैस नहीं होगी। इसके अलावा बिकॉज हमारी बॉडी में टेम्परेचर अंदर से ही इंक्रीज होना शुरू हो गया, दैट मीन्स बाहर हमारी आजकल गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, सर्दियाँ कम पड़ती हैं। जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो एटमॉस्फेयर बाहर का गर्म है, आप उसमें गर्म पानी पी लेते हो पतले होने के लिए। जब आप पतले होने के लिए बार बार गर्म पानी पीते हो या बहुत गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हो तो भी आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं, और वो गैस्ट्रिक इश्यूज़ इतने सीवियर हो सकते हैं कि छोटे छोटे गैस के ग्लोब्स बॉडी के हमारे फूड पाइप से लेके पेट में बन जाते हैं। उस चीज़ को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। गर्म पानी पीने से या बहुत ज़्यादा उबला हुआ पानी पीने से कोई पतला नहीं होता। आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी पीना है, और अगर गर्म पीना भी चाहते हो तो ल्यूक वार्म आप पानी पीजिए ताकि गैस्ट्रिक इश्यूज़ ना हो। उल्टा आप कूलिंग के हिसाब से बॉडी को कूल करने के लिए आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करो, जैसे कर्ड, बटर मिल्क, ये आपकी बॉडी में कूलिंग लेके आते हैं। सिंपल सा एक किचन का फंडा है, एक रेमेडी है आपके पास किचन में हमेशा अवेलेबल होती है, सौंफ। अगर आप सौंफ का कंजम्पशन करते हो खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ, सिर्फ रेस्टोरेंट्स का फैशन नहीं है, अगर आप घर में भी खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ कंज्यूम कर लेते हो तो आपको एसिडिटी होगी ही नहीं। और इसके अलावा न्यूट्रिशन पे फोकस करो। न्यूट्रिशन का मतलब है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम कितना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं हम खुद जानते हैं, अगर आप वो नहीं खाओगे आपका डाइजेशन स्ट्रांग नहीं हो सकता। सो नेचुरल डाइट में ये सारी चीज़ें अगर आप कवर कर लेते हो तो आपके गैस्ट्रिक इश्यूज अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं। और एक और जो बात हमें सुनने को मिलती है कि डायबिटीज़ में कुछ जो लोग होते हैं वो सब कुछ ही छोड़ देते हैं खाना, कि कोई फ्रूट्स ही नहीं खाने हैं या कुछ ऐसी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने हैं कि हम ये डाइट फॉलो करते हैं, हम ये डाइट फॉलो करें। तो कौन सी ऐसी सही जो हेल्दी डाइट प्लान है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जिससे वो सेफ रहें और हेल्दी रहें? देखिए यहाँ पे डायबिटीज़ को समझने के लिए 2 पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ये कि डायबिटीज़ 2 तरीके से होते हैं, या तो प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं। जो लोग दवाइयाँ नहीं शुरू करे हैं अभी, जिनका शुगर लेवल्स हाई हैं लेकिन दवाइयाँ शुरू नहीं करी हैं, उनको हम प्री डायबिटिक कहते हैं। और वो लोग जो बहुत सालों से दवाइयाँ ले रहे हैं, जिनके शुगर लेवल्स इतने ज़्यादा हाई हैं कि डाइट से वो कंट्रोल नहीं आ रहे, तो उनको दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती हैं। दोनों ही सूरतों में डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं है कि आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो शुगर कंट्रोल हो जाएगी। दूसरी बात, सिर्फ मीठा बंद कर देने से या तला हुआ बंद कर देने से शुगर कंट्रोल में नहीं आती। शुगर कंट्रोल करने के लिए हमें डाइट में कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं जिससे हमारा शुगर लेवल कंट्रोल में आए, जिसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जैसे वीट, नेचुरल जो गेहूं है, या मिलेट्स हैं। अगर आप इनको कंज्यूम करोगे तो शुगर कंट्रोल में आती है। प्लस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शुगर लेवल को कंट्रोल लाने के लिए। अगर आप फ्रूट्स की बात करें तो बहुत लोग कहते हैं ये तो खाने में मीठा लग रहा है, दैट मीन्स ये फ्रूट नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे शुगर बढ़ जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। कुछ फ्रूट्स है, जैसे बनाना है, बनाना खाने से अगर बनाना मीठा नहीं भी लग रहा तो भी बनाना खाने से शुगर बढ़ जाती है। बट वाटरमेलन कहते हैं कि वाटरमेलन बहुत मीठा होता है, उसको खाने से शुगर बढ़ेगी, नहीं। वाटरमेलन के अंदर इतने मिनरल्स हैं, नेचुरल वाटर है, तो वो हमारी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो सही फ्रूट का चुनाव करो, सही वेजिटेबल्स का चुनाव करो, और जो सीजन में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ रहे हैं उनको सही अमाउंट पे आप कंज्यूम करते रहो। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल पे फोकस करो।
लाइफस्टाइल का मतलब होता है हर 2-2.5 घंटे में आप अपने डाइट का ध्यान रख रहे हो। लंबा गैप कभी नहीं करना है। जब भी आप शुगर पेशेंट्स लंबा गैप करते हो तो आपके शुगर लेवल्स तुरंत हाइक करते हैं। तो आपको वो छोटे छोटे मील्स लेने हैं। छोटे छोटे मील्स में स्नैक्स बहुत चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि क्या खाएं समझ ही नहीं आ रहा है क्या खाएं। तो अच्छे अच्छे स्नैक्स चूज़ कर सकते हो आप, जैसे मखाना हर घर में अवेलेबल है, इजीली खा सकते हैं आप। प्रोटीन भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, मिनरल्स भी मिलेंगे। इसी तरीके से पीनट्स हैं। पीनट्स एक ऐसी चीज़ है जो कम खाएंगे तो बहुत फ़ायदा करेगा, ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान करेगा। सो आप सही अमाउंट में, जैसे 30 से 40 ग्राम अगर आप डेली खा लेते हो तो वो आपको नुकसान नहीं करता है। तो एज अ स्नैक आप पीनट्स खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स, ये बहुत हेल्दी हैं। इसमें क्या है, आपको फैट नहीं मिल रहा, और अगर मिल रहा है तो वो सब हेल्दी फैट्स हैं। लेकिन जो नेचुरल ड्राइड करके फ्रूट्स से जो बनते हैं, जैसे किशमिश हो गया या ड्राइड अंजीर हो गया, वो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें नेचुरल शुगर होती है। सो फ्रूट्स हमने कंज्यूम करे, वेजिटेबल्स हमने कंज्यूम करा। इसके अलावा प्रोटीन, अगर आप कार्ब्स कम कर रहे हैं तो नेचुरली आपको एनर्जी भी सेव करनी पड़ेगी। तो अगर आपकी एनर्जी कम हो रही है तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको प्रोटीन खाना ही पड़ेगा। हर तरीके का प्रोटीन रिसोर्सेज लीजिए। एंड वाटर इनटेक, वाटर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूरे बॉडी के रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। साथ साथ सिंपल सी चीज़, 15 से 20 मिनट का वॉक। अगर आप डेली बेसिस पे 15 से 20 मिनट का वॉक कर लेते हो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है जिम ज्वाइन करने की, बहुत 1-1 घंटा 2-2 घंटा वर्कआउट करने की। अगर आप 15 मिनट एक्सरसाइज करते हो, शुगर भी कंट्रोल हो सकता है, आपका वेट भी कंट्रोल हो सकता है, आपका वेट गेन भी हो सकता है, आप हेल्दी भी रह सकते हो, आप मेनोपॉज से भी फाइट कर सकते हो, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सो 15 से 20 मिनट का वॉक इज़ टू बी रिकमेंडेड फॉर एनीवन। और बाकी जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए पैरामीटर्स अभी बताए गए, जो पॉइंट्स हमने ध्यान में दिए हैं, अगर हम उनको कंसीडर करते हैं, हम शुगर डेफिनेटली कंट्रोल कर लेते हैं। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। भाई प्रियंका जी से जो हमारी मुलाकात अधूरी रह गई थी ना, तो देखिए कितनी जानकारियां जो थी वो भी अधूरी रह गई थी, जो कि आज मुकम्मल हो गई हैं। और हमें उम्मीद है कि आप भी इस जानकारी से फैज़याब होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं बात जायके की। वैसे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप अपने फुर्सत के पलों में क्या करती हैं? भाई कोई नॉवल पढ़ती हैं, कढ़ाई बुनाई सिलाई करती हैं, या फिर शॉपिंग करना पसंद करती हैं, या फिर कुकिंग? वैसे ये कहते हैं कि ख़वातीन जो है ना, उनके हाथों में बड़ा जायका होता है और वो बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान और खाने बनाती हैं। लेकिन जनाब ये भी सच है कि जो मर्द हजरात है ना, वो भी इस शोबे में पीछे नहीं है, उनके हाथों में भी काफ़ी जायका होता है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे ही शख्स से, और उनसे जानेंगे हम कि कैसे बनाते हैं लखनऊ के गलावटी मशहूर कबाब। तो चलिए चलते हैं उनके पास। तो नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने ही बावर्ची खाने में लखनऊ के स्पेशल गलावटी कबाब आसानी से बना सकती हैं। वैसे थोड़ी सी टेढ़ी खीर ज़रूर है, लेकिन आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात हम करवाएंगे वो हमें इसका बहुत ही आसान सा तरीक़ा बताएंगे। तो चलिए करवाते हैं आपका उनसे तारुफ। वसीम साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, वैसे तो मैं ये देख रही हूँ कि जैसे हम अपने किचन में बावर्ची खाने में तैयारी करते हैं कोई भी मतलब डिश बनाने की, ऐसे ही आपने बहुत ही रिवायती तरीके से यहाँ वो तैयारी की हुई है। जी जी जी। अच्छा, इससे पहले कि हम ये जानें कि ये लखनऊ के गलावटी स्पेशल कबाब बनाए कैसे जाते हैं, मैं चाहूँगी आप थोड़ी सी इसकी तारीख पर रोशनी डालें। जी जी, तारीख़ ये है कि नवाब वाजिद अली शाह साहब के दांत नहीं थे मुंह में खाने के लिए। अच्छा। तो उनको गोश्त खाने का बहुत शौक़ था, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि मतलब हमको गोश्त भी खाना है और ये भी ना हो कि मुझको मुंह में जो है वो खाना पड़े या चबाना पड़े। तो इसलिए उन्होंने अपने जो रियाया थी उसमें से कुछ लोगों से कहा कि मुझे गोश्त खाना है, तो कैसे खाया जाए। तो उनमें से तो एक जिनके हाथ नहीं था, एक हाथ टूटा हुआ था, उन्होंने ये गलावटी कबाब तैयार किया और तैयार करने के बाद में उनके सामने पेश किया कि सर हुजूर, आप जो है ये गलावटी कबाब खाएंगे और गोश्त भी खा लेंगे और आपको महसूस भी नहीं होगा कि हाँ मैं गोश्त खा रहा हूँ।
इसलिए उन्होंने ये कबाब बना करके उनको खिलाया, तो नवाब वाजिद अली शाह को बहुत पसंद आया। ये वहीं से उसकी रिवायत चली आई। आज ये है कि मतलब गलाउटी कबाब शहरों शहरों आपको मिलता रहता है, इसीलिए इसे टुंडा गलाउटी इसीलिए कबाब भी इनको कहते हैं हाँ शायद। इसलिए इसको गलाउटी कबाब कहते हैं। जी जी जी, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा, हमने सुना है वसीम साहब कि आप ये अच्छे अच्छे पकवान बनाने के अलावा शायरी भी करते हैं। जी जी तो जी, कोई एक शायरी भी शेर करते अर्ज हो हैं। जाए। शेर ये कि मतलब ये है कि ज़माने के हिसाब से लेकर के चलता है, जो है कि किसी को ज़ख्म न रंजो मलाल देते हैं, जो अहले दिल हैं कलेजा निकाल देते हैं, और कि जैसे रात में निकला हो 14वीं का चांद, हम अपने यार की ऐसी मिसाल देते। वाह जी वाह वसीम साहब, क्या खूबसूरत शेर कहा आपने। तो चलिए इसी के साथ नाज़रीन सीखते हैं लखनऊ के ये स्पेशल गलावटी कबाब बनाना। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इनसे पूछ लेते हैं कि भाई इन कबाबों में आखिर क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो वसीम साहब सबसे पहले बताइए कि इन कबाबों में हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या है, आपको मटन का कीमा लेना है। 2 किलो कीमे के ऊपर आपको जो है आधा किलो पपीता लेना है, आधा किलो पपीता लेना है, और आधा किलो भुना बेसन लेना है। अच्छा, ये भुना बेसन जी, मेरे ख्याल से ये भुना यहाँ बेसन भुना है। बेसन लेना है। जी, पपीता लेना है ये पपीता आधा है, किलो। जी जी, आधा किलो। हाँ जी जी जी, आप ये किस मिकदार में बना रहे हैं? हाँ, कबाब? 2 किलो कबाब में, 2 किलो कबाब के लिए जी, आधा किलो पपीता जी, आपको आधा पीस किलो लेना बेसन, है। हाँ, आधा किलो बेसन लेना भुना है, बेसन लेना भुना है। बेसन जी। और आपको जो है ये अदरक और उसका पेस्ट बनाना है। अदरक लहसुन का अदरक पेस्ट। लहसुन का पेस्ट बनाना है, ये भी लहसुन का पेस्ट है। और ये आपके लिए मेन ये है हमारा कबाब का मसाला, जो लखनऊ से स्पेशल जो इन्हीं कबाबों में इस्तेमाल होता है, ये होता है। ये वही मसाला है जी जी, जिससे जायका ज़्यादा बढ़ता है, खुशबू आती है जी। और ये है कि जावित्री और इलायची का पेस्ट बनाना पड़ता है, उसको जो है मतलब वो दिखाना पड़ता है, इसमें डालना पड़ता है। और ये है पीला मिर्चा, जो पीला मिर्चा इस्तेमाल, लाल मिर्चा इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए पीला मिर्चा इसमें इस्तेमाल होता है। पीला इसकी मिर्चा। खूबसूरती, हाँ, इसकी खूबसूरती बढ़ जाए। अच्छा, इससे टेस्ट भी जी इनहेंस जी होता है। जी, और उसी में थोड़ा सा केवड़ा और थोड़ा सा इतर डाल करके फिर उसके बाद में मिक्स करके और उसके बाद खूब घिसा दे करके मिलाया जाता है। तो ये तो तमाम चीज़ें आपने हमें बता दी हैं। चलिए नाजरीन, अब जानते हैं जल्दी से कि इसे बनाने का क्या तरीका है। वो ये कि 2 किलो कीमा है, कीमे में अब पपीता डालेंगे आधा किलो, अब पपीते के बाद में ये है अदरक का और प्याज का पेस्ट है, जो ये डाला जाएगा। और फिर इसके बाद में लहसुन का पेस्ट डाला जाएगा, थोड़ा सा नमक, जितना 2 किलो में पड़ना चाहिए उतना सा नमक डाला जाएगा। इसके बाद में पीला मिर्च है, ये पीला मिर्च मिलाया जाएगा। उसके बाद में भुना बेसन है, ये भुना बेसन आधा किलो मिलाया जाएगा। उसके बाद जावित्री और इलायची का ये जो है वो पाउडर है, ये मिलाया जाएगा इसी में। उसके बाद ये कबाब मसाला है, ये कबाब मसाला ही कम मिकदार में मिला करके आराम से इसके। अब ये केवड़ा है, थोड़ा सा केवड़ा डालेंगे और थोड़ा सा 1-2 बूंद इतर डालेंगे। और अब इसको जो है मिक्स करेंगे एक साथ में। ये धीरे धीरे इसी तरह से मिलाते रहेंगे और आपका गलावटी कबाब का पेस्ट बनता रहेगा। और इसी तरह से ये मिक्स करते रहेंगे। जब लगे आपको कि हाँ पूरी तरीके से मिक्स हो गया है, तब आप इसको छोड़ें, तब तक के इसको मिक्स ही करते रहें जब तक के ये पूरी तरीके से मिक्स ना हो जाए। यह तकरीबन अब मिक्स हो गया है, बस 1-2 बार और मार करके बस इसको जो है मिक्स कर दिया जाएगा। ये पूरा लिक्विड तैयार हो गया और अब ये तैयार है। कीमा तैयार होने के बाद में फिर थोड़ी सी आग लेनी है, आग लेने के बाद में इसके बीच में रखना है और उसको कोयले को कायदे से धिगा देना है कि हाँ मतलब वो जलता हुआ हो। फिर उसके बाद में ये इलायची लेनी है, लौंग लेनी है, लौंग उसमें डालेंगे और थोड़ा सा घी डाल करके फिर उसके बाद तवे से बंद कर देंगे। बस इसके बाद इसको बंद कर दें, खूब कायदे से ऊपर से ढक दें। वसीम साहब, वाकई मैं देख रही थी कि ये प्रिपरेशन तो बड़ी ज़बरदस्त रही
और मुझे खुशबू भी बहुत आ रही है और दिल चाह रहा है बस ये जल्दी से बन जाए और हम इसको टेस्ट करें। जी जी। अच्छा, आपने इसे ढकवा तो दिया है, अभी कितनी देर बस तक ये इसे ढकना अब है? खोलने का है, बस इसे अब आग और सब डाल करके बंद कर दिया गया है। अब इसको खोल करके और फिर उसके बाद में तैयारी के लिए लेकर के जाएंगे। चलें तो फिर नाज़रीन, देर नहीं करते हैं, देखते हैं कि अभी इनकी सिकाई कैसे होगी। जी जी जी। अब इसको जो है आग वाग से लेकर के और धुंगार दे दिया गया है। अब इसको फिर से एक बार खोल करके और आग निकाल करके बाहर, फिर उसके बाद में इसको मिला लें खूब कायदे से। मिलाने के बाद में ये फिर पेस्ट तैयार हो गया। अब इसके बाद आप आराम से तवे पे कबाब डाल सकते हैं। वाह वसीम साहब, ये तो बेहतरीन गलावटी कबाब बने हैं, देखिए नाजरीन, और खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, क्या बात है। जी जी जी। वैसे आपने तो ये चिकन में बनाए हैं, चिकन के चाहने वालों के लिए एक तोहफा है, अगर आप चाहें तो आप इसे मटन में भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी जी जी। जी, टेस्ट बराबर ही कीमा, है। हाँ कीमा होना चाहिए, किसी में भी मिला करके आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी जी, बहुत ही आसानी से आपने ये हमको बना के दिखाए हैं। वैसे मैंने भी नाजरीन इसे घर पे कई बार ट्राई किया है, लेकिन मुझसे टूट गए। अच्छा लेकिन आपकी ये जो रेसिपी मैंने आज देखी है, मुझे यकीन है उन ख़वातीन के लिए भी जो ये प्रोग्राम देख रही हैं कि अब इस गुलावटी कबाब को वो आसानी से अपने बावर्ची खाने में बना सकती हैं। जी जी जी। तो चलिए, अब वक्त आ गया है इसे चखने का, देखते हैं इसका कैसा जायका है। जी जी जरूर। वैसे पराठा भी यहाँ पर इन्होंने मुझे बना के दिया है, मैं इसी से चखूंगी। आप भी पराठे से या रोटी से इसे खा सकते हैं। जी जी आराम से। वाह, बहुत जायकेदार जी बना है, जी जी शुक्रिया। बहुत मज़ेदार, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका। भाई बहुत। तो देखा ना आपने, ये जो पलछिल है ना, किस तरह से हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। ख़ास तौर से वो ख़वातीन जो हमारा ये प्रोग्राम देखती हैं, इससे फैज़याब होती हैं। भाई, हमारी भी एक कोशिश है कि हम आगे भी आपको ऐसी ही नई नई बातें और नई नई चीज़ें बताते रहें। फ़िलहाल वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, फिर हो जाएंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। आइए चलते हैं आज हिंद के ताज और जम्मू व कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर। मुल्क की राजधानी दिल्ली से लगभग 900 किलोमीटर दूर शहर श्रीनगर मुल्क के खूबसूरत शहरों में शुमार होता है। दिल्ली, मुंबई,